गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। हमने रीजनल इम्बैलेंस की बात की और उसके अंदर जिस इंडिकेटर्स के हमने आप लोगों से चर्चा की, तो उन इंडिकेटर्स का भारत के अंदर इन क्षेत्रीय असमानताओं के अंदर या ये जो असंतुलन की स्थिति है उसके अध्ययन के दृष्टिकोण से हम उनको एक एक करके अध्ययन करेंगे। उनके क्या कारण है, भारत के अंदर इसके लिए नियोजन के दृष्टिकोण से क्या प्रयास किए गए समय समय के ऊपर, वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, उन सब विषयों को हम इस रीजनल प्लानिंग वाला जो विषय है उसके अंदर सम्मिलित करेंगे। आज हम जो पॉवर्टी है उसके संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि पॉवर्टी के दृष्टिकोण से हम देखें तो भारत की जो स्थिति है वैश्विक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं है। तो हम यहाँ पर संकलात्मक स्तर पर जो गरीबी होती है, जो निर्धनता होती है, उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना उसको समझे, उसकी अवधारणा को समझे, हम उनके क्षेत्रीय जो वितरण है, विभिन्न राज्यों के अंदर जो गरीबी का जो स्तर है, या उन राज्यों के अंदर गरीबी के और अन्य क्या क्या कारण है, विभिन्न कारणों का जो विश्लेषण है वो हम यहाँ पर करेंगे। जब हम निर्धनता की बात करते हैं, गरीबी की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ जो व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स होती हैं, चाहे वो बेसिक नीड एजुकेशन हो सकती है, वो खाने की हो सकती है, वो चिकित्सा की सुविधाएं हो सकती हैं, तो उसकी जो आय है वो इतनी कम होती है कि वो इन आधारभूत जो सुविधाएं होती हैं वहाँ तक उसकी जो पहुँच है वो सुनिश्चित नहीं हो पाती। तो ये एक सामान्य परिभाषा है जो कि निर्धनता के दृष्टिकोण से हम उसको परिभाषित करते हैं। यहाँ इस स्लाइड के अंदर हमने उन्हीं चीज़ों को जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं, चाहे भोजन हो, वस्त्र हो, मकान हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, को प्राप्त करने की अयोग्यता। अब वो अयोग्यता की जो स्थिति है वह तब होती है जब व्यक्ति की जो आय का या उसका जो उपभोग करने का जो स्रोत है वो इतना कम होता है कि वहाँ तक उसकी जो पहुँच है इन मूलभूत आवश्यकताओं तक सुनिश्चित नहीं हो पाती। तो उन लोगों को हम निर्धनता की श्रेणी में रखते हैं। जो निर्धनता है जब उसका हम अध्ययन करते हैं तो इसके दो प्रकार होते हैं गरीबी के। एक तो होती है सापेक्षिक निर्धनता, एक होती है निरपेक्ष गरीबी या निर्धनता। जब हम सापेक्षिक की बात करते हैं तो जहां सापेक्षिक की बात करते हैं यानी कि रिलेटिवली चीज़ों को हम देखते हैं, दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं, तब उसको हम रिलेटिव जो पॉवर्टी की जो बात होती है, तो व्यक्ति के पास जो इन न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताएं हैं, एक व्यक्ति वो होते हैं जिनके पास उन तक जो पहुंच है वो सुनिश्चित होती है। कुछ लोग वो होते हैं जहां तक उसकी जो पहुंच है वो सुनिश्चित नहीं हो पाती। तो ये जो दोनों का जो कंपैरेटिव स्टडी है, कितने लोगों को वो एक न्यूनतम आवश्यकताएं पहुंच रही हैं, मिल रही हैं, या कितने लोग हैं जहां तक वो उसकी जो पहुंच है नहीं हो पा रही है, तो उसको हम रिलेटिव जो गरीबी की बात करते हैं, जो सापेक्षिक गरीबी की बात करते हैं, उसके अंदर शामिल करते हैं। समाज का औसत व्यक्ति की तुलना में एक औसत व्यक्ति जहां तक उसकी योग्यता है इन न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति तक, साथ ही किसी व्यक्ति जिसकी आय व संपत्ति का अभाव होने के कारण वो उस औसत व्यक्ति की तुलना में पिछड़ा हुआ रह जाता है। तो इस तरह की जो गरीबी जो पाई जाती है उसको हम सापेक्षिक गरीबी के अंतर रखते हैं। किसी के अंदर आय में पाई जाने वाली असमानता, अब आय में आने वाली जो असमानता है तो वो अन्य जो जिनके पास आय ठीक है, जिनकी आय कम है, जो उन न्यूनतम उपभोग आवश्यकता की पहुंच को सुनिश्चित नहीं कर पाती, तो ये जो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं उसी को हम सापेक्षिक गरीबी या जो रिलेटिव जो पॉवर्टी होती है उसके अंदर शामिल करते हैं। दूसरी होती है एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी की बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो होती है जहां पर मनुष्य की मतलब टोटल पॉपुलेशन इतना भाग है जहां पर कि वो उन बुनियादी आवश्यकताओं तक उसकी पहुंच, चाहे वो भोजन हो, पेयजल हो, स्वच्छता की सुविधाएं हैं, वहां तक अभाव होता है या वहां तक उनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती। तो इसको हम निरपेक्ष गरीबी या एब्सोल्यूट एक्चुअल जो फैक्ट है उसको हम निरपेक्ष गरीबी के अंदर शामिल करते हैं। हमारे यहाँ पर भारत के अंदर जब हम निरपेक्ष गरीबी की बात करते हैं तो उसकी जो निर्धारण करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट को या जिस अवधारणा को हमने अपनाया है वो उस गरीबी रेखा को हमने अपनाया है। अब यहाँ गरीबी रेखा जो होती है उसकी
उसका निर्धारण जो है अलग अलग समय पे अलग अलग जो कमेटियां बैठी हैं, अलग अलग जो विद्वान हैं उनके द्वारा निर्धारित की गई है। और ये जो मेथड होता है इस तरह की जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, इसको हमारे यहाँ पर हेड काउंट जो विधि होती है, यानी कितने लोग हैं उनको काउंट करना, उनके ये हेड काउंट का मतलब ये होता है कि व्यक्ति विशेष को काउंट करना कि इतने जो लोग हैं किसी देश के अंदर बिलो पॉवर्टी लेवल है। पॉवर्टी की जो लाइन होती है जिसका हम तय करते हैं, ये वह रेखा होती है जो उस प्रति व्यक्ति औसत आय को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। यानी उस न्यूनतम आवश्यकता को संतुष्ट करने तक या उसके ऊपर अगर उसकी आय होती है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति जिनकी आय उस न्यूनतम आय जो प्रति व्यक्ति आय जो या मासिक है या दैनिक भी हो सकती है, तो जहां तक वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो उससे नीचे वाले जो लोग होते हैं उसको हम पॉवर्टी लाइन के आधार पर उनको हम गरीबी रेखा के रूप में निर्धारित करते हैं। लोगों का प्रतिमाह उपभोग व्यय गरीबी रेखा से कम है तो उसको हम निर्धनता की श्रेणी में रखते हैं। अब यहाँ जो भारत में निर्धनता के क्या कारण है, ये एक जनरलाइज बात है, ये हम यहाँ कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन भारत के अंदर जो गरीबी के कारण है, निर्धनता के जो कारण है, इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो प्राकृतिक है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर शामिल करेंगे। एक बहुत बड़ा कारण अगर हम देखें तो भारत की जो जनसंख्या है, जैसे कि हमको सबको पता है कि दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे है चाइना के बाद, तो बढ़ती हुई जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो अत्यधिक है। साथ ही उस जनसंख्या को आपूर्ति के लिए जो खाद्यान्न हो या उनको जो रोजगार हो या उनकी जो आय की बात करें वो उस स्तर तक नहीं बढ़ पाती, तो वो जनसंख्या एक भार के रूप में बढ़ जाती है। तो वो जो भार की बात हम करते हैं कि अब बढ़ती हुई वह जनसंख्या जिनको वो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, तो वो जो गरीबी या निर्धन जो लोगों की संख्या है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। भारत की कुल राष्ट्रीय जो आय है जनसंख्या की तुलना में कम है, यानी जनसंख्या की जो हमारी नेशनल जो इनकम है अगर उसके वितरण की बात करें तो जो जनसंख्या की तुलना में काफ़ी कम होने के कारण हमारे यहाँ पर लोगों की जो आय है, इनकम है, वो कम हो जाती है। और जितनी आय कम होती है उतना ही लोगों की उन न्यूनतम उपभोग की वस्तुओं तक जो पहुँच है वो सीमित हो जाती है और वो लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। हमारे यहाँ पर जो नियोजन के दृष्टिकोण से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं को लाया गया तो उनकी जो वृद्धि दर रही, आर्थिक जो समृद्धि की या इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट की बात करें तो वो प्रति व्यक्ति आय की जो दर है, आय वृद्धि दर है, उसके कंपैरेटिव में बहुत ज़्यादा कम रही है। समृद्धि दर एवं प्रति व्यक्ति आय की जो दर है दोनों ही बहुत कम रही है, जिसके कारण हम लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकालने में सक्षम नहीं हो पाए। भारत में लंबे समय से बेरोजगारी की समस्याएं रही हैं। कृषि के अंदर प्रचंड बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है इस तरह की। और भारत की जो अधिकांश जो जनसंख्या 2/3 पॉपुलेशन कृषि के ऊपर निर्भर है और कृषि मानसून के ऊपर निर्भर है। तो आय की निरंतरता के अभाव के कारण जो यहाँ पर जो बेरोजगारी की जो समस्याएं हुई है, जो कृषक वर्ग है उसकी आय में निरंतरता नहीं होने के कारण यहाँ पर जो पॉवर्टी की जो स्थितियाँ वो गंभीर बनी हुई है। शहरी क्षेत्र में भी धीरे धीरे जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से रोजगार के अवसर मिल नहीं रहे हैं, तो बेरोजगारों की, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। अल्प रोजगार की समस्याएं हमें देखने को मिल रही है। अभी वर्तमान के अंदर हम कोरोना की स्थिति देखें तो लोगों का जो व्यवसाय हैं वो छिन गए हैं, लोगों के रोजगार के अवसर समाप्त से हो गए हैं। जो गैर संगठित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर रोजगार के अवसरों की सीमितता या टेम्परेरी समाप्त होने की स्थिति में लोगों की आय इतनी कम हो गई है कि वर्तमान में अगर आय के आधार पर हम गणना करें तो भारत की जो जनसंख्या का बहुत बड़ा जो भाग है वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। अगर हम पूंजी की बात करें तो पूंजी आर्थिक विकास का आधार होता है, लेकिन भारत में पूंजी का जो अभाव है वो निम्न उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। हमारे पास कैपिटल के अभाव होने के कारण हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होने के कारण लोगों के रोजगार के अवसर समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह की जो स्थितियां भारत में देखने को मिलती है। साथ ही जहाँ पर किसी भी राष्ट्र के अंदर जहाँ स्किल्ड लेबर होती है, जहाँ पे कुशल वर्कर जहाँ जितना ज़्यादा होते हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की संभावना उतनी बढ़ती है। तो इस तरह की समस्याएं भारत के अंदर काफ़ी देखने को मिलती है, यानी कि स्किल्ड लेबर नहीं होने के कारण हमारे यहाँ पर
रोजगार के जो अवसर है वो सीमित हो जाते हैं, जिसके कारण जो गरीबी की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। कई बार जो कारण है सामाजिक रूढ़ियों, कुरीतियों, हमारे यहाँ पर जो जनसंख्या की वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि हमारा यहाँ पुरुष प्रभुत्व समाज में जो पुरुष या जो मेल चाइल्ड के प्रति का जो लगाव है, उसके कारण यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो वृद्धि हो जाती है। एक गरीब परिवार के अंदर जितने ज़्यादा बच्चों की संख्या होगी, उसका जो पॉवर्टी के अंदर शामिल होने की जो संभावना है वो निरंतर बढ़ती जाती है, क्योंकि उसके ऊपर जो निर्भर जो वर्ग है, जो निर्भर जो चाइल्ड होते हैं, उसके कारण जो उसकी इनकम का जो कंजप्शन है, उतना अगर जितना करेगा उसकी इनकम उन सोर्सों को पूरा नहीं कर पाएगी, तो वो लोग पॉवर्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे। आधारभूत संरचना की हमने यहाँ पे बात की। बेरोजगारी की समस्या का निर्धनता को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलता है। इनकम का अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक बहुत बड़ा कारण है, और ये राज्य के दृष्टिकोण से भी मिलता है, व्यक्तियों के दृष्टिकोण से भी मिलता है। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि भारत के अंदर अधिकांश जो संपत्ति है कुछ वर्ग विशेष या ये कहें कुछ कम मतलब प्रतिशत, कुछ कम से 5 से कम प्रतिशत लोगों के पास ही सीमित होकर रह गई है। तो इस तरह का असमान जब वितरण की स्थितियां होती हैं, तो उन क्षेत्रों के अंदर निर्धनता की जो स्थितियां हैं वो निरंतर बनी रहती है। अब यहाँ ये पॉवर्टी ट्रैप की बात की, किस तरह से एक साइकिल सा बन जाता है कि जो निर्धनता है उससे हम बाहर नहीं निकल पाते। तो यहाँ पहला जो चार्ट है उसमें हमने दिखाया है कि अगर बेरोजगारी की समस्या जहाँ पे होती है, तो लोगों की जो आय होती है वो कम हो जाएगी। आय कम होगी तो लोगों का जो खर्चा है वो उनकी जो पहुंच है वो स्वास्थ्य सुविधाओं तक, शिक्षा तक कम होती जाएगी। और जब वो इसमें दोनों ही क्षेत्रों में अगर वो पिछड़ा रह जाएगा, जहाँ स्वास्थ्य कमजोर होगा उसकी एफिशिएंसी कमजोर हो जाएगी। शिक्षा का स्तर कमजोर है तो उसका जो शैक्षणिक जो स्तर है, उसका जो ज्ञान है वो कम हो जाएगा, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो इसके कारण बचत व निवेश जो की स्थितियाँ जो होती हैं वो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और दीर्घ उसमें देखें तो उसका पूरा अर्थ व्यवस्था के ऊपर, आर्थिक समृद्धि या डेवलपमेंट, उसके सब के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से हम रोजगार के जो नए अवसर हैं उनका हम सृजन नहीं कर पाएंगे। तो एक साइकिल सा हमें देखने को ये मिलता है। इस तरह की स्थितियाँ भारत के अंदर काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। यहाँ अगर हम व्यक्तिगत स्तर पे बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी जो कुछ रूढ़ियाँ हैं, कुछ हमारा इस तरह का सामाजिक स्ट्रक्चर है कि हम असमान वितरण की हम बात करते हैं। तो यहाँ हम देखें कि जितने ज़्यादा परिवार में गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं। बच्चों के पालन पोषण में गरीबी की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो बेहतर खान पान, स्वास्थ्य, शिक्षा का अभाव होगा जितने ज़्यादा बच्चे होंगे। खान पान, शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव के कारण कौशल का विकास कम होगा, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी, उनको हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाएगी। और स्किल्ड अगर वो नहीं होंगे तो उनके लिए वर्तमान के अंदर जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, ग्लोबलाइजेशन के अंदर स्किल्ड लेबर की आवश्यकता बढ़ रही है, तो उनके लिए रोजगार के अवसर उतने ही कम हो जाएंगे। और रोजगार नहीं मिलने के कारण वो उस गरीबी के जो जाल के अंदर फंसता जाएगा, उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। और वो परिवार में जो गरीबी है उसका निरंतर एक साइकिल सा बन जाता है। परिवार पुनः गरीबी की स्थिति में आ जाएगा, और जब ये गरीबी की स्थिति होगी फिर वह बच्चों के पालन पोषण में उसका गरीबी का जो असर है वो दृष्टिगत होगा। अब यहाँ कुछ इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो यहाँ हम उन कुछ विषयों को लेना चाह रहे हैं। वैश्विक बहुआयामी जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की हम यहाँ बात करें, ये 2019 में भी हर साल जारी होता है। इसकी जो शुरुआत थी 2010 के अंदर यूएनडीपी जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा किया गया। और इन्होंने गरीबी को केवल आय के आधार पर निर्धारित नहीं किया, और भारत में भी अब वर्तमान के अंदर जो पॉवर्टी के स्तर की माप की जाती है तो वो एक बहुआयामी दृष्टिकोण को हम लेके चल रहे हैं। तो 2010 के अंदर जो यूएनडीपी ने बात की थी, उसने ये कहा कि मानव विकास के अंदर की जब हम बात करते हैं तो केवल आय एक वो नहीं हो सकता, गरीबी के आकलन का आधार नहीं हो सकता। तो इन्होंने बहुआयामी जो पॉवर्टी इंडेक्स की बात की और इसको मानव विकास से इसको जोड़ने का प्रयास किया। तो 3 इसके डायमेंशन है जिसके आधार पे हम पॉवर्टी की बात कर सकते हैं। एक हेल्थ की बात की, इसमें भी जो शिशु मृत्यु दर है और मल न्यूट्रिशन जो बच्चों के अंदर देखने को मिलता है उसको भी आधार बनाया। शिक्षा की बात की कि एक रजिस्टर्ड जो बच्चे होते हैं उनकी बात की, और कितने वर्ष तक बच्चा शिक्षा लेता है
तो इन दोनों को इन्होंने शिक्षा के अंदर शामिल किया। एक फिर इन्होंने जीवन निर्वाह स्तर की बात करी, क्या लाइफ स्टाइल हो सकती है, तो कितनी उनकी संपत्ति है वो एक कारण हो सकता है, कितना उसके पास ईंधन की आपूर्ति है। हमने पूर्व में एक वीडियो में ये भी कहा था, किसी भी राष्ट्र के अंदर जितना ऊर्जा का उपभोग होता है वो राष्ट्र उतना ही विकास के अंदर आगे माना जाता है। तो यहाँ व्यक्तिगत स्तर पर भी हम बात करते हैं, जिन लोगों की आय अधिक होती है वहाँ पर जो ईंधन की आय की अधिक होती है, ईंधन की आपूर्ति भी वहाँ पे अधिक होती है, तो वो उसका विकास का जो स्तर है वो भी अधिक होता है। आवास की जो सुविधाएं हैं, पक्के हैं, कच्चे हैं, उनके आधार पर आपके पेयजल की जो आपूर्ति है, जलापूर्ति की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या स्वच्छ वातावरण पानी की उपलब्धता है या नहीं है, हर घर के अंदर शौचालय है या नहीं है, इन सब चीज़ों के जो आकलन है हम पॉवर्टी को आइडेंटिफाई करने के अंदर हम करते हैं। यहाँ भारत के अंदर जो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से या भारत के अंदर जो नीति निर्माण की जो सबसे बड़ी एजेंसी 2015 से पूर्व की हम बात करें, जब योजना आयोग था, अभी हमने नीति आयोग की स्थापना की है, तो यहाँ अलग अलग समय पे गरीबी के निर्धारण के लिए भारत में अलग अलग समितियों का गठन किया गया। ये जो हमने चार्ट बनाया है, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि ये कमेटी किससे जुड़ी हुई थी, इसने क्या आधार लिए पॉवर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसलिए मैंने ये आपके सामने रखा है। सबसे पहले हम बात करें तो वाई के अलग समिति बनी थी, जिनका गठन हमने 77 में किया और इसने रिपोर्ट जो थी वो जनवरी 1979 के अंदर दी। तो ये सबसे पहले गरीबी निर्धारण के लिए इन्होंने जो कैलोरी है उसको आधार बनाया था। कई बार हमारे यहाँ पूछ लिया जाता है कि कितनी कैलोरी शहरों के अंदर, कितनी कैलोरी जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अगर कोई व्यक्ति लेता है, प्रति व्यक्ति उसकी उपलब्धता है, तो वो पॉवर्टी में लाइन में आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ जो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, अगर प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी व्यक्ति को अगर कैलोरी उसको मिलती है या उससे अधिक मिलती है, तो उसको हम गरीबी रेखा में शामिल नहीं करते। लेकिन 2400 से जैसे ही वो नीचे जाएगा तो उसको हम गरीबी की रेखा के अंदर शामिल करेंगे। जबकि शहरी क्षेत्रों के अंदर जो 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो लेता है या इससे ऊपर अगर लेता है तो वो गरीबी में शामिल नहीं होगा, लेकिन इससे कम अगर उसकी कैलोरी लेने की जो वो है तो उसको हम गरीबी की रेखा के अंदर शामिल करेंगे। फिर आई थी लक्कड़वाला समिति, ये 1989 में आई, इसने 1993 के अंदर अपनी रिपोर्ट दी और इसका जो आकलन था, इसने जो इंडिकेटर्स जो लिए थे वो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग लिए, ग्रामीणों और शहरों के लिए अलग अलग लिए, और इसने 18 राज्यों का ग्रामीण शहरी क्षेत्रों का अलग अलग रूप से गरीबी को निर्धारित करने का काम किया था। सुरेश तेंदुलकर समिति आई 2005 में, रिपोर्ट दी 2009 में। इन्होंने जो हमने आप देख सकते हैं कि जो एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की जो बात की थी, इसको इन्होंने स्वीकार किया और इन्होंने उनको आधार मानते हुए इसने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर उसका व्यय 27 रुपये है या शहरी क्षेत्र में है तो 33 रुपये है, तो उसको हम गरीबी रेखा के अंदर शामिल नहीं करेंगे, लेकिन इससे अगर कम है तो गरीबी रेखा के अंदर आएगा। इसी प्रकार उसने मासिक खर्च की बात की, तो अगर व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों के अंदर 1000 रुपये अगर खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा से बाहर होगा। लेकिन इससे अगर उसका व्यय कम होता है, यानी उसकी जो आय का उपभोग करने की जो क्षमताएं हैं अगर इससे कम होती है तो गरीबी रेखा के अंदर शामिल करेंगे। तो ये इन्होंने इसके मापदंड दिए। 2012 के अंदर सी रंगराजन समिति की स्थापना की और इन्होंने 2014 में रिपोर्ट भी दी और इन्होंने रंगराजन समिति ने जो आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग को गरीबी रेखा को निर्धारित करने का आधार बनाया। वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो अरविंद पनगड़िया, जिनको नीति आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था, और इन्होंने 2015 में नीति आयोग द्वारा अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में गठन किया गया और इसने निर्धारित आकलन के लिए 2 सुझाव की बात की और इसका इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी उसका नाम था कि कैसे पॉवर्टी को एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, क्रिएटिंग एंड स्ट्रेंथिंग सोशल प्रोग्राम्स, इनके ऊपर इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने 2 बातें लिखी कि क्या इसका उद्देश्य क्या था, भारत में गरीबी का निर्धारण अथवा मापन किस प्रकार या किस आधार पर किया जाए और भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकते हैं, क्या प्रोग्राम हो सकते हैं। इसके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है अभी तक उसको गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, या इम्प्लीमेंटेशन की बात करें या इसके अभी तक जो सुझाव है वो अभी तक स्वीकार नहीं किए गए हैं। अभी तक इसके ऊपर
कोई सरकार ने के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो इस तरह से अलग अलग समय के अंदर, चाहे वो भाई अलग कमेटी हो, चाहे लकड़वाला हो, तेंदुलकर कमेटी हो, रंगराजन हो, पनगड़िया टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट हो, तो ये सब समय समय के ऊपर पॉवर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे यहाँ पर प्रयास किए गए थे। यहाँ इस चार्ट में कुछ हम चीज़ बताना चाह रहे हैं कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उसकी बात हम अलग से करेंगे, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो इस चार्ट में हमने एक चीज़ बताया है कि ऊपर अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हर 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो भारत के अंदर, यानी 1 every 4 persons इन इंडिया इज पुअर। तो आप देख सकते हैं कि हर 4 में से एक व्यक्ति की जो स्थिति है पॉवर्टी के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा खतरनाक की स्थिति पे हम हैं। हमारे यहाँ पर 27.5% जो लोग हैं अभी भी बिलो पॉवर्टी के अंदर रह रहे हैं। और इस पॉवर्टी का नकारात्मक प्रभाव देखिए, क्योंकि जब व्यक्ति की आय कम होती है तो उसका जो उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों के ऊपर पड़ता है, तो मल न्यूट्रिशन की समस्याएं हो जाएंगी, पोषण प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह की स्थितियों के अंदर हमारे यहाँ पर जो 38.4% जो बच्चों की जो ग्रोथ है वो रुक गई है, कम है औसत अगर हम ग्रोथ रेट की हम बात करें। और यही चीज़ अगर वेट की बात करें बच्चों के, तो 35.8% बच्चों का जो वेट है, या हम ये कहें कि वो लोग अंडर वेट की स्थिति के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ और हम यहाँ देख रहे हैं डेवलपमेंट में, अगर हम देखें तो हम यहाँ अगर इंटरनेट की एक्सेस की बात करें तो 42% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैव एक्सेस टू इंटरनेट। इंटरनेट तक तो पहुंच है, लेकिन हमारे ये जो बहुआयामी पॉवर्टी की जो इंडेक्स है, चाहे वो अंडर वेट की बात हो, लंबाई की बात हो, तो हेल्थ की बात हो, तो ये सब चीज़ों में हमारी स्थिति जो है बहुत बदतर है। तो इस तरह की चीज़ें हम देख पा रहे हैं। अब यहाँ ये गरीबी रेखा से नीचे का कुछ हमने जो इंडिकेट, ये जो चार्ट हमने आपको दिखाया है, ये जो टेबल है, इसके हमें ये देखने को मिल रहा है कि किस किस स्टेट की स्थिति कितनी बेहतर है या कितनी खराब है। तो ये हम इस नक्शे में हम देख पा रहे हैं कि सबसे अच्छी स्थिति में जो गरीबी का जो लेवल है गोवा के अंदर काफ़ी कम है। यहाँ केवल 5.0% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। उसके बाद केरल, देन हिमाचल, और अगर हम स्टेट्स के अंदर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जो इनकी स्थितियाँ जो हैं काफ़ी, मणिपुर, झारखंड और छत्तीसगढ़, तो यहाँ जो पॉवर्टी की जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी बेकार कह सकते हैं। यहाँ पर पॉवर्टी का जो स्तर है वो काफ़ी अधिक है। तो ये वहाँ की पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से, अगर मतलब उस जनसंख्या के अंदर कितने लोग पॉवर्टी के नीचे हैं, तो उस दृष्टिकोण से ये बात की गई है। लेकिन यहाँ हम देखें तो गोवा, केरल और ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के कारण यहाँ पर जो पॉवर्टी का जो लेवल है वो काफ़ी कम की स्थितियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। और अगर उसके जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी बात करें तो वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर पॉवर्टी का जो स्तर है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का जो प्रतिशत है, उसको हमने यहाँ पर शो किया है। अब ये एक 2015-16 का एक मैप है जिसके माध्यम से हमने परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी की जो हम बात कर रहे हैं उसको हम यहाँ दिखाने की बात की है। तो यहाँ बिहार की स्थिति बहुत बदतर है। आप देखें झारखंड की स्थिति बहुत बदतर है। राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते। यहाँ पे 31.6% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी उसके अंदर आती है। तो इस तरह की इस मैप से भी हमने एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन से जो स्टेट्स हैं जहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा है, कम है, इसके माध्यम से हम यहाँ देख पा रहे हैं। अलग अलग उसमें हमने दिखाया है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। जो ग्रीन टेबल है वो उसके अंदर सबसे कम पॉवर्टी को दिखाया है। येलो है उसमें 30 से 40% की बात की है। और आपके रेड जो जहाँ पर है वहाँ पॉवर्टी का जो लेवल है वो काफ़ी अधिक है, 40% से भी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये उस कुल जनसंख्या की बात हमने बात की है। तो ये इस तरह का जो हमारे सामने एक तस्वीर जो है वो उभर के पॉवर्टी की देखने को मिलती है। तो ये स्थितियां जो हैं बड़ी बदतर हैं। और अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं कि ज्योग्राफिकल कारण है, वहाँ पर सोशल जो स्ट्रक्चर है इस तरह का है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जिन स्टेट्स में ज़्यादा होती है वहाँ पर नीतियों का निर्माण नहीं होने से, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने से प्रोग्राम्स फेल हो जाते हैं।
कहीं पर जो नेचुरल जो क्लेमिटीज़ होती हैं समस्याएं होती हैं, बाढ़ की समस्या हो सकती है, सूखे की समस्या हो सकती है, या कुछ ट्राइबल एरियाज होते हैं जहाँ पर इनोवेशंस का अभाव होता है, लोगों में जागरूकता नहीं होती, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होता। जैसे केरल की हम बात करें तो जितना ज़्यादा एजुकेशन है वहाँ पर पॉवर्टी का इंडेक्स उतना ही नीचे है। गोवा की हम बात करें तो दक्षिण के जो राज्य हैं उनकी स्थिति उत्तरी के जो राज्य की तुलना में काफ़ी अच्छी है। जो मिडल की हम बात करें, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, यहाँ पर जो गरीबी का जो स्तर है वो काफ़ी अधिक हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो शिक्षा है, वहाँ पे लोगों का सामाजिक संरचनाएं हैं, लोगों में जागरूकता की बात है, इस तरह की जो चीज़ें हैं। अब यहाँ पॉवर्टी को कम करने में जो ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जिन क्षेत्रों के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, वहाँ पर जो पॉवर्टी का जो इंडेक्स है वो भी नीचे हुआ है। जैसे हम पंजाब और हरियाणा में देख सकते हैं, यहाँ का जो पॉवर्टी है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, जबकि जहाँ पर इसका प्रभाव कम रहा, चाहे वो एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, तो छत्तीसगढ़ हो, तो वहाँ पर जो पॉवर्टी है भारत के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरह का जो कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं, भारत के संदर्भ में अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो इस तरह की चीज़ों का जो अध्ययन होता है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इन चार्ट्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इनके नोट डाउन भी कर सकते हैं चीज़ों को। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि क्या भारत के अंदर जो रीजनल इम्बैलेंसेस है, जो इंडिकेटर्स है जिसके अंदर हम पॉवर्टी को लेकर आए हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करके स्टेट वाइज हम डिसेंट्रलाइज जो पॉलिसीज के माध्यम से उनको पर्टिकुलर जो रीजन्स है उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हम या ये कहें कि जो पॉवर्टी की जो यूएनडीपी के द्वारा जो एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स है जिसमें हेल्थ, एजुकेशन सबको शामिल किया है, उनके आधार पे पॉवर्टी को आइडेंटिफाई करके उसके आधार पर नीतियों का निर्माण हमारे यहाँ पर किया जाना चाहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो पॉवर्टी के अन्य जो इंडेक्स है, बेरोजगारी है, बेरोजगार के प्रकार क्या होते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, उन सब चीज़ों की भी चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में हम इन इंडिकेटर्स को किस तरह से एनालाइज करें, अगर हमारे सामने सवाल आता है, भारत की रीजनल प्लानिंग का सवाल आता है, तो उसको कैसे हम लेके चले, उन सब चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। आपको अगर ये वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं आते हैं तो उसके बारे में भी आप लिखिए, जिससे कि हम उसके वो कुछ जो इम्प्रूवमेंट है वो हम कर सकें। धन्यवाद।